पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधि के समक्ष समता में विधि के समक्ष सभी लोग एक समान माने जाएंगे, और कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, प्रोफेसर डायसी के सिद्धांत से प्रेरित है, और ये नकारात्मक अवधारणा है। अब आ जाते हैं विधियों हैं, और वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। आर्टिकल 15(1), इसमें का क्या कहा गया है कि राज्य किसी के भी साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, 5 आधार कौन से हैं? कोई भी अन्य उपाधि नहीं देगा, कोई भी अन्य उपाधि नहीं देगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हमारी पॉलिटी की है 7वीं क्लास, और इसमें हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसकी एक क्लास हो चुकी है, वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और आज हम पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चलिए बताइए कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। अभी कितने हैं? 6 हैं। किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। किस आर्टिकल किस संशोधन के तहत समाप्त किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोगों का रिवीजन हो गया। उसमें मैंने मौलिक अधिकारों की विशेषताएं भी बताई थी, मौलिक अधिकार किसे बोलते हैं ये भी बताया था, आर्टिकल 12 भी क्लियर किया था, आर्टिकल 13 भी क्लियर किया था। इसीलिए उस क्लास को जरूर देखिएगा। आज से हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? आर्टिकल 14 समानता के अधिकार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 14। इसमें क्या कही गई हैं? 2 बातें। अब 2 बातें कौन है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या है? विधि के समक्ष समता, और क्या है? विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो अब इसका क्या मतलब है? देखिए, विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान माने जाएंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सभी को एक समान माना जाएगा विधि के समक्ष। इस सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और किसके सिद्धांत से प्रेरित है ये? तो प्रोफेसर डायसी के सिद्धांत से इसे लिया गया है, ठीक है। और ये नकारात्मक अवधारणा है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान रहेंगे, सभी लोग एक समान माने जाएंगे, ठीक। विधि के समक्ष सभी लोग एक समान माने जाएंगे। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है।
किसके सिद्धांत से प्रेरित है? तो प्रोफेसर डायसी, डायसी के सिद्धांत से क्या है? प्रेरित है, प्रेरित है। और ये कैसी अवधारणा है? नकारात्मक, नकारात्मक अवधारणा। कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। और ये आप लोग जरूर याद रखना, ये 4 पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधि के समक्ष समता में विधि के समक्ष सभी लोग एक समान माने जाएंगे। और कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, प्रोफेसर डायसी के सिद्धांत से प्रेरित है, और ये नकारात्मक अवधारणा है। अब आ जाते हैं विधियों का समान संरक्षण। इसे हमने कहाँ से लिया गया है? तो इसको हमने लिया है अमेरिका से। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के प्रति ये विधि जो होगी अलग अलग मानी जाएगी। यानी कि कोई बच्चा है तो बच्चों के प्रति अलग माना जाएगा, महिलाओं के प्रति अलग माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कानून सजा में कोई डिफरेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी परिस्थितियां जैसी हैं उसके हिसाब से अलग रखा जाएगा। ठीक है। और इसे हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और इसे विधि का सकारात्मक अवधारणा माना जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। इसका भी अर्थ सबसे पहले ये है कि विधि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए अलग होगा, के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और ये विधि की कैसी अवधारणा है? विधि की सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिए। विधि की कैसी अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा है। चलिए अब इसे हटा देते हैं। ये रेड कलर वाली क्लियर दिख रही है ना? चलिए, अब किस पे? तो चलिए, अब कौन सा आता है? अनुच्छेद 15।
और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि राज्य 5 आधारों पे, कौन कौन सा आधार होगा? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के भी साथ सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या नहीं करेगा? 5 आधारों पे राज्य 5 आधारों पर कौन कौन से आधार हैं? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर, थोड़ा पास हो गया, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर किसी के भी साथ किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। और इसके कितने सब आर्टिकल हैं? तो 6 हैं। और वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। आर्टिकल 15(1) इसमें क्या कहा गया है कि राज्य किसी के भी साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, 5 आधार कौन से हैं? यही हैं। तो देखिए क्या है, राज्य 5 आधारों पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, राज्य 5 आधारों पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल 15(2) इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 15(2) इसमें कहा गया है कि ये निजी व्यक्ति भी सार्वजनिक स्थलों पे, अपने घर पे तो कर सकता है क्योंकि वो उसकी जगह है, लेकिन सार्वजनिक स्थल है जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, मंदिर हो गया, सिनेमा घर हो गया, इन जगहों पे निजी व्यक्ति भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें कहा गया है निजी व्यक्ति भी किस स्थल पे? सार्वजनिक स्थल पे, सार्वजनिक स्थल पे, स्थल जैसे कि क्या क्या होगा? कुआं, तालाब, सिनेमा घर, इन जगहों पे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा।
लिख लीजिए आप लोग। और ये एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, अलग अलग सब आर्टिकल उसके पूछ लेते हैं कथन और कारण में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए फिर और बताती हूँ। चलिए अब इन दोनों को हटाते हैं, अब आगे देखते हैं। आगे आगे में यहाँ क्या लिखेंगे? 3। सॉरी, देखिए अब तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में ये कहा गया है 15 दिन में कि राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कहा गया है? बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान क्या कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे? आर्टिकल 15(4) पे। और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है, जो सार्वजनिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो क्या किस आधार पे? तो राज्य सार्वजनिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत फैन की आवाज आ रही होगी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, राज्य सार्वजनिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के प्रति विशेष प्रावधान कर सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 15(5) में। आर्टिकल 15(5) और इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है स्कूलों में, कॉलेजों में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो शैक्षणिक संस्थानों में यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप लोग लिख लीजिए फिर लिखते हैं। हटा दूं इसे? थोड़ी स्पेस चाहिए ना लिखने के लिए। तो देखिए अब यहाँ आते हैं आर्टिकल 15(5). इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में, सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण
संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक, विशेष प्रावधान कर सकता है। अच्छा, इसे जोड़ा कब गया था? ये सब आर्टिकल कभी तो जोड़ा गया होगा, कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन 2015 में। ठीक, कब जोड़ा गया था? 93वें संविधान संशोधन 2015 में। अब किस आर्टिकल पे आते हैं? आर्टिकल 15(6). इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। 10% आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक, और इसे कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। लिख लीजिए, आते हैं हम। तो चलिए अब हटा देते हैं। अब किस पे आते हैं? आर्टिकल 16 पे। किस पे आते हैं? आर्टिकल 16 पे। और देखिए, आर्टिकल 16 और देखिए, राज्य 7 आधारों पे, किन आधारों पे? 7 आधारों पे। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, वंश क्रम और क्या? निवास स्थान। निवास स्थान के आधार पे राज्य के अधीन नौकरियों में, यानी कि जॉब में, राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य 7 आधारों पे। कौन कौन सा? धर्म, जाति, मूलवंश, निवास स्थान, जन्म स्थान, वंश क्रम इत्यादि के आधार पर राज्य के अधीन नौकरियों में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसके भी कितने सब आर्टिकल है? 6 हैं। तो चलिए देख लेते हैं।
अनुच्छेद 16(1) इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि राज्य के अधीन नौकरी में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है, राज्य अपने अधीन नौकरियों में सभी को समान अवसर देगा। सभी को समान अवसर देगा। 16(1) में ये कहा गया है कि राज्य अपने अधीन नौकरियों में सभी को क्या देगा? समान अवसर देगा नौकरी पाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 16(2). अनुच्छेद 16(2) इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है यही कि राज्य 7 आधारों पे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य 7 आधारों पे, ये आधार भी याद रखिएगा क्योंकि ये आधार भी पेपर में दे देता है। राज्य 7 आधारों पर किसी के भी साथ नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा, इसे लिख लीजिए। अभी हटा दे इसे, लिख लीजिए। लिख लीजिए, उसके बाद हटा देते हैं। चलिए अब हटा देते हैं। अब आते हैं किस पे? आर्टिकल 16(3). 16(3) इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि राज्य कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इधर के लोगों को नौकरी ज्यादातर दी जाती है, नहीं, वहां के लोगों को ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसे राज्यों में जहाँ जनजातियां ज्यादा रहती हैं, जहाँ बहुत कम लोग हैं, वहां के लोगों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो ऐसे राज्य उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो क्या राज्य कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और 16(4) में क्या कहा गया है? 16(4) में ये कहा गया है, 16(4) इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उनके लिए क्या कहा गया है? इसमें राज्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन नौकरियों में
नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसकी व्यवस्था? आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, कर सकता लिख लीजिए। चलिए अब इसे भी हटा देते हैं। देखिए अब आते हैं आर्टिकल 16(5). आर्टिकल 16(5) इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान है और वहां किसी की नियुक्ति करनी है तो उस धर्म के जो अनुयायी लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये नहीं कि उसमें कोई भी जाए सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, उसमें सबको एक समान अवसर नहीं दिया जाएगा। जो उस धर्म का अनुयायी है उसके विशेष प्रावधान मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है? धार्मिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में उस धर्म के अनुयायी को, उस धर्म के अनुयायियों को विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान दिया जा सकता है, दिया जा सकता है या किया जा सकता है उस धर्म के अनुयायियों के लिए, अनुयायियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, और 16(6) में क्या कहा गया है? 16(6) में ये कहा गया है, अनुच्छेद 16(6), इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको भी राज्य नौकरियों में कितना % आरक्षण देगा? 10%। राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नौकरियों में कितने % आरक्षण देगा? नौकरियों में 10%। ये पूछा जाता है कितने %? 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब किस पे आते हैं? अब आते हैं अनुच्छेद 17 पे। पूरे आर्टिकल को लिखने में टाइम तो लगेगा ही। आर्टिकल 17, इसमें क्या कहा गया? इसमें है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। तो आप लोग बताइए क्या अस्पृश्यता को हमारे संविधान में परिभाषित कहीं पर भी किया गया है? तो नहीं, संविधान में इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
और ये अनुच्छेद आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा। देखिए, हमारा देश जब से आजाद हुआ ना, उसके पहले भी क्या था, हमारे समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था लोगों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो इसीलिए ये आर्टिकल मौलिक अधिकार बना दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, ताकि भेदभाव को समाप्त किया जा सके। लेकिन क्या आज भी ऐसा हो पाया है? नहीं। शहर में तो थोड़ा बहुत हो भी गया है, तो गांव में तो अभी नहीं ही हुआ है। तो चलिए, इसमें क्या है, अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसे लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो फटाफट लिख लीजिए। अब इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया? तो कौन सा कानून? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। और इसी में इसके नाम में संशोधन कब करके इसे क्या बना दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। फिर एक और कानून क्या बनाया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित जाति या जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989। ठीक है, ये तीनों आप लिख लीजिए। और इसमें क्या किया गया है? दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर 18 पे चलते हैं। चलिए, अब हटा दे इसे, अब हटा देते हैं। अब किस पे आते हैं? उपाधियों का अंत। किसमें है? आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक, इसमें ये क्या कहा गया है कि राज्य जो है शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि छोड़ के अन्य कोई भी उपाधि किसी को भी नहीं देगा। ठीक है, कौन कौन से छोड़ के? शिक्षा और सेना की उपाधि छोड़ के राज्य किसी को भी कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। और इसके भी 4 सब आर्टिकल हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए। तो पहले है आर्टिकल 18(1). फिर क्या है? आर्टिकल 18(2). फिर क्या है? आर्टिकल 18(3). उसके बाद आर्टिकल 18(4). ठीक, इनमें क्या क्या कहा गया है देखिए।
पहला, इसमें कहा गया है कि राज्य शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि छोड़ के कोई भी अन्य उपाधि नहीं देगा। कोई भी अन्य उपाधि नहीं देगा। ठीक। राज्य शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर कोई भी अन्य उपाधि किसी को नहीं देगा। आर्टिकल 18(2) में कहा गया है कि भारतीय नागरिक विदेशों से भी कोई उपाधि नहीं ग्रहण करेंगे। कोई उपाधि नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक। भारतीय नागरिक विदेशों से भी कोई उपाधि, मतलब विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं ग्रहण करेंगे। 18(3) में क्या कहा गया है? 18(3) में ये कहा गया है कि विदेशी नागरिक जो राज्य के अधीन किसी सेवा में कार्यरत है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी उपाधि किसी भी विदेशी राज्य से नहीं देगा। किसी भी विदेशी राज्य से नहीं लेगा। ठीक। विदेशी नागरिक भी जो राज्य के अधीन किसी सेवा में कार्यरत है, वो भी किसी भी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। अब 18(4) में क्या कहा गया है? 18(4) में ये कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी उपहार या भेंट नहीं देगा। क्या कहा गया है? भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपहार या भेंट नहीं लेगा।
तो देखिए आर्टिकल 18 में क्या क्या है। पहले तो राज्य कोई भी शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि को छोड़ के कोई उपाधि नहीं देगा। दूसरा क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं लेगा। तीसरे में क्या कहा गया 18(3) में, 18(3) में ये कहा गया है कि कोई विदेशी नागरिक है जो राज्य के अधीन किसी सेवा में कार्यरत है, वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। 18(4) में ये कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक है वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपहार या भेंट नहीं लेगा। यानी कि कोई उपाधि उपाधि तो ले ही नहीं सकता है, लेकिन उपहार या भेंट भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं लेगा। तो आज की क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग समानता के अधिकार को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो दूसरी 2 बार भी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसे एक बार देख के ना एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार पढ़ लिया तो याद रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे।